कैसे हैं दोस्तों। अब हम चालू कर रहे हैं फिटर ट्रेड का फर्स्ट ईयर का सेकंड सेट। ये भारत स्किल .com पे उपलब्ध है। ठीक है, भारत स्किल .in पे। तो आपको जाना है और वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन को देखना है अपन को, क्या है इसका आंसर। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सिरी, ये जो सिरी है ये 5S टेक्निक में क्या है। सिरी का जो अर्थ है 5S टेक्निक में क्या अर्थ है। ठीक है, सिरी जो है 5S टेक्निक में क्या अर्थ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भंडारण की पहचान करता है, क्लीन्स एंड इंस्पेक्ट करता है, संचालन प्रक्रिया है और अनावश्यक वस्तुओं को हटाता है। तो चौथा क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो क्या है, आप सब बताइए। इसका आंसर है अनावश्यक वस्तुओं को हटाता है। क्या है, अनावश्यक वस्तुओं को हटाता है। एक मिनट रुक जाइए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ट्राई स्क्वायर का उपयोग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ट्राई स्क्वायर है ये इस चित्र में क्या कर रहा है। इस चित्र में ये ट्राई स्क्वायर क्या कर रहा है, वर्क पीस पे क्या कर रहा है। समतलता की जांच कर रहा है, समतलता की जांच कर रहा है, चौकोरेपन की जांच कर रहा है, रेखाओं को 90 डिग्री पर अंकित कर रहा है और वर्कपीस को समकोण पर सेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्कपीस को समकोण पर सेट कर रहा है। इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या है, हाँ तो इसका आंसर है चौकोरेपन की जांच कर रहा है। चौकोरेपन की जांच कर रहा है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है चौकोरेपन की जांच करना। तीसरा क्वेश्चन, वी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रुप्स का क्या उपयोग है। जो हमारा बी ब्लॉक है उसमें जो ग्रुप्स होता है, जो ग्रुप्स होता है उसका क्या उपयोग है। पहला, दिखावट के लिए, फॉर अपीयरेंस। दूसरा है फॉर वजन कम करने के लिए, फॉर रिड्यूसिंग दी वेट। तीसरा है, तीसरा क्या है, बीरिंग सतह को कम करने के लिए, टू रिड्यूस बीरिंग सरफेस। चौथा है होल्डिंग क्लैम्प, क्लैम्प को होल्ड करने के लिए। तो तीसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर है वी ब्लॉक में जो ग्रुप्स दिए जाते हैं, जो साइड में जो ग्रुप्स होते हैं, जो ऊपर होता है वो तो वी ब्लॉक कटा होता है, जो साइड में होता है उसको क्या कहते हैं, साइड में जो ग्रुप्स दिए गए रहते हैं उसे कहते हैं होल्डिंग क्लैम्प। जो ग्रुप्स होते हैं वो सिंगल ग्रुप्स भी हो सकता है और डबल ग्रुप्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये काय के लिए, होल्डिंग क्लैम्प के लिए, क्लैम्प को होल्ड करने के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, किस धातु को गुण को बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सकता है। किस धातु के गुणों को बिना किसी टूट फूट के तार के रूप में खींचा जा सकता है। डक्टिलिटी, टेनेसिटी, इलास्टिसिटी और मेलाइबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डक्टिलिटी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डक्टिलिटी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। जो स्लॉटेड एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। जॉब क्लैंपिंग के लिए, फॉर इजी हैंडलिंग के लिए, आसान हैंडलिंग के लिए, फॉर रिड्यूसिंग द वेट, फॉर बेटर अपीयरेंस। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। इसमें भी स्लॉट जो दिए जाते हैं उसको आंसर है, उसका आंसर क्या है,
फॉर जॉब क्लैंपिंग। क्या है? फॉर जॉब क्लैंपिंग। छठवां क्वेश्चन, कौन सा धातु गुण, धातु का वह कौन सा गुण है जो बिना किसी टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव को प्रतिरोध करता है? तन्यता मतलब खींचते हैं, जब अपन उसको तन्य करते हैं, उसके बलों के प्रभाव का प्रतिरोध करता है। तो क्या आंसर है इसमें? क्वेश्चन क्या है? हमने तन्यता बलों के प्रतिरोध के का प्रतिरोध करता है। पहला है ड्यूरेबिलिटी, सॉरी, पहला है डक्टिबिलिटी, दूसरा है टेनिसिटी, तीसरा है इलास्टिसिटी, चौथा है मेलेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तन्यता बलों का प्रभाव के प्रतिरोध कर रहा है, इसका आंसर होना चाहिए टेनिसिटी। क्या होना चाहिए? टेनिसिटी। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए समांतर ब्लॉक का क्या नाम है? जो ये चित्र में दिखाया गया है, इस ब्लॉक का क्या नाम है? सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, टेनन पैरेलल ब्लॉक है, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक है और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है समायोज्य समांतर ब्लॉक या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला जो ऊपर का हिस्सा यहाँ तक आ सकता है और ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ तक आके फिट हो सकता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। काय के लिए उपयोग किया जाता है? ऊंचाई के लिए, लंबाई के लिए, कोणों के लिए। इसका क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे। ऊंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, देख लेंगे एक बार और। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है? क्वेश्चन क्या बोलता है कि रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है? रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है? क्या सेलुलोज लेकर लगाया जाता है, व्हाइट वॉश लगाया जाता है, पर्शियन ब्लू लगाया जाता है और कॉपर सल्फेट लगाया जाता है? तो आठवें का आंसर क्या है? व्हाइट वॉश। आठवें का आंसर क्या है? व्हाइट वॉश। पहला A1 है इसका आंसर। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में व्हाइट वॉश का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चौथा, अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल? अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? पावर सॉ का उपयोग किया जाता है, सर्कुलर सॉ का उपयोग किया जाता है, कंटूर बैंड सॉ का उपयोग किया जाता है और हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए हम यूज करते हैं कंटूर बैंड सॉ। हम यूज करते हैं कंटूर बैंड सॉ का। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होने देता? कौन सा धातु गुण है टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होने देता? क्या टेनेसिटी है, क्या हार्डनेस है, क्या ब्रिटलनेस है, क्या टफनेस है? टेनेसिटी तो अपन ने बताया था, जो तन्यता गुणों को होने से रोकता है, प्रतिरोध करता है तन्यता गुणों का, तो टेनेसिटी नहीं होगा। क्या ब्रिटलनेस हो सकता है, क्या टफनेस हो सकता है, क्या हार्डनेस हो सकता है? तो 10वें का आंसर है ब्रिटलनेस। 10वें का आंसर क्या है? ब्रिटलनेस। टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होता, मतलब जब भंगुर होता है तो एकदम से टूट जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ विकृति हो जाएगी। ठीक है। सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से कोई क्यों बनाई जाती है? जो सरफेस प्लेट है तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए और थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। जो सरफेस प्लेट है वो कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? तो 11वें का आंसर है विकृति को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। क्या है? टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। हमको याद क्या करना है कि सरफेस प्लेट में तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। अब है 12वां क्वेश्चन, एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? जो अपन ने पहला, दूसरे या तीसरे नंबर में डायग्राम देखा था, आप पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक कैसा दिखता है और उसी के आगे हम क्या करना है, उसका लाभ पता करना है। इसका लाभ हमको पता करना है।
तो क्या वो विभिन्न कोणों की जांच के लिए होता है, क्या विभिन्न गहराइयों को निर्धारित करने के लिए होता है, क्या विभिन्न लंबाई को निर्धारित करने के लिए होता है, क्या विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। क्या है इसका आंसर, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। अब जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, जो हमारा 13वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि सरफेस, जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है, जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है उसके किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबल को बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है। जो स्क्राइबर होता है उसको बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करना है, मतलब जहां उसकी जरूरत है वहां उसको सेट करना है स्क्राइबर को। तो क्या स्नैग हो सकता है, क्या गाइड पिन हो सकता है, कि रॉकर आर्म हो सकता है, कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू स्नग के साथ अटैच होता है। जो गाइड पिन होती है वो बेस पे होती है, जो रॉकर आर्म होती है वो भी बेस के ऊपर होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। 13वें का आंसर फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू बोल रहा है, जो सेट करता है आवश्यक स्थिति में सेट कर, ढीला करना, ऊपर करना, नीचे करना है, स्क्रू के माध्यम से सेट होता है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है। क्या है, 14वां क्वेश्चन बोल रहा है किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग, किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है। क्या पावर सॉ है, क्या कंटूर सॉ है, क्या सर्कुलर सॉ है, क्या हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ है। तो बड़े क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर सॉ का। देखिए बड़े क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए हम कर रहे हैं सर्कुलर सॉ का उपयोग, गोल वाला का। और जबकि इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो क्वेश्चन क्या है, अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए हम करते हैं कंटूर बैंड सॉ। क्या करते हैं, कंटूर बैंड सॉ। ठीक है। तो हमारा 14वां क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या है, सर्कुलर सॉ। और कौन सा धातु गुण झटके या आघात को झेल सकता है। झटके और आघात को झेलने के लिए धातु का कौन सा गुण उत्तरदायी है। क्या वो टेनेसिटी है, क्या वो हार्डनेस है, क्या वो ब्रिटलनेस है, क्या वो टफनेस है। तो हम जाएंगे 15वें की तरफ। 15वें का आंसर क्या हो सकता है, टेनेसिटी तो तन्यता बलों के लिए होता है, ब्रिटलनेस जो होता है वो टूटते समय स्थायी विकृति को अप्लाई होने नहीं देता। तो इसका आंसर क्या है, टफनेस। क्या है इसका आंसर, टफनेस। जो झटके और आघात को झेल सकता है, जो झटके और आघात को झेल सकता है। देखिए अब 16 क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 16वां क्वेश्चन बोलता है कि एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दी जाती है। क्या है, 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दी जाती है। क्या दी जाती है, रिप्स क्यों दी जाती है, किसमें, एंगल प्लेट में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नहीं, पहले इसका ऑप्शन देखिए, समतलता प्रदान करने के लिए। समतलता मतलब क्या होता है, फ्लैटनेस, एक जैसा। प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, जो डिस्टॉर्ट हो जाता है, कई बार आकृति में चेंजेस हो जाती हैं। प्रोवाइड स्क्वायरनेस, जो चारों तरफ से या दो तरफ से कोनों से पूरा स्क्वायर हो। स्क्वायर का मतलब क्या है, आयत जैसी बना हो या वर्ग जैसा बना हो। चौथा क्या है, मशीनीकृत सतह को सपोर्ट करता है। 16वें का आंसर क्या हो सकता है, 16वें का आंसर हो सकता है रिप्स क्यों दी जाती है, विरूपण को रोकने के लिए। विरूपण को रोकने के लिए। रिप्स का मतलब होता है जैसे हमारी रिप्स हड्डी होती है ना, रिप्स सीधा करने के लिए, वैसे इसको विरूपण को रोकने के लिए। देखिए ये जो चित्र है इसमें बी ब्लॉक दिखाया गया है। इस बी ब्लॉक का क्या नाम है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप्स है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स हैं, डबल लेवल सिंगल ग्रुप्स है, और डबल लेवल डबल ग्रुप्स है। ठीक है, क्या नाम है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में किस प्रकार का वी ब्लॉक दिखाया गया है। चित्र में किस प्रकार का वी ब्लॉक दिखाया गया है। क्या ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप है,
क्या ये सिंगल लेवल डबल ग्रुप है, क्या ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप है और डबल लेवल डबल ग्रुप है। तो 17वें का आंसर क्या हो सकता है, 17वें का आंसर इन्होंने बोला डबल लेवल सिंगल ग्रुप। डबल लेवल सिंगल ग्रुप कैसे हुआ कि जैसे ये है एक, ये एक है, ग्रुप क्या हुआ ये वाला, ये जो बाजू में बना तो ये हो गया सिंगल लेवल, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, नहीं सॉरी डबल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल ग्रुप्स हैं डबल लेवल है, सिंगल डबल लेवल सिंगल ग्रुप्स। एक मिनट इसको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार डबल लेवल सिंगल ग्रुप नेट पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें डायग्राम नहीं बना, वो बन नहीं रहा है पता नहीं क्यों। देखिए ये जो ऊपर की तरफ से दिया गया है, क्या दिया गया है, हाँ, ये जो ऊपर की तरफ से दिया गया है, ये वी आकार का जो दिया गया है ऊपर और नीचे की तरफ, ये हो गया डबल लेवल, ये हो गया डबल लेवल, और ये हो गया सिंगल ग्रुप, ये हो गया सिंगल ग्रुप। जो वर्टिकली में दो हैं तो ये हो गया डबल, और ये सिंगल में क्या है ग्रुप, क्या है सिंगल में एक ग्रुप है, तो इसका मतलब हुआ डबल लेवल सिंगल ग्रुप। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो इसका आंसर क्या है, क्या रॉकर आर्म पकड़ता है, क्या गाइड पिन पकड़ती है, क्या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू पकड़ता है, क्या स्नग पकड़ता है। तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर होगा स्नग, क्या होगा स्नग, क्या होगा स्नग होगा, 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 क्या होगा स्नग होगा। ठीक है, स्नग होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण आवश्यक है, पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण आवश्यक है, पिघलने के लिए, किसके लिए, पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण आवश्यक है, कौन सा धातु गुण आवश्यक है, पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण आवश्यक है, फ्यूजिबिलिटी आवश्यक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आवश्यक है, कंडक्टिविटी आवश्यक है, और स्ट्रक्चर आवश्यक है, या संरचना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्यूजिबिलिटी, क्या होगा फ्यूजिबिलिटी, क्या होगा फ्यूजिबिलिटी। ठीक है, फिर है चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरे का नाम क्या है, चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरे का क्या नाम है। तो इसका आंसर हमको देना पड़ेगा, चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरे का क्या नाम है। ये जो चित्र दिखाया गया है ये पावर सॉ है, हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ है, सर्कुलर सॉ है, और कंटूर सॉ है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ना, इसका नाम क्या है। चलिए एक बार देखते हैं पावर सॉ, सब कुछ को देखते हैं फिर उसको आपके सामने डायग्राम लगाते हैं। पावर सॉ, ऑल्सो डायग्राम, ऑल्सो डायग्राम अच्छे से समझाने के लिए आपको दिखा, और सॉरी पावर सॉ, पावर कंटूर
आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो धातु काटने वाले आरे का क्या नाम है? धातु काटने वाले आरे का नाम क्या है? पावर सा है, हाँ हॉरिजॉन्टल बैंड सा है, हॉरिजॉन्टल बैंड सा है, या फिर है हमारा, क्या है हमारा, सर्कुलर सा, या है कंटूर सा, क्या है कंटूर सा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर्कुलर सा। ये सर्कुलर सा बना, सर्कुलर बनाए ना, इसलिए सर्कुलर सा। ठीक है, फिर ग्रेड ए बी ब्लॉक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ग्रेड ए बी ब्लॉक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ग्रेड ए बी ब्लॉक बनाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो ग्रेड ए बी ब्लॉक बनाने के लिए क्या हम टूल स्टील का उपयोग करते हैं? क्या हम कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं? क्या हम उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग करते हैं? क्या हम बारीक दानेदार वाले कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है हाई क्वालिटी स्टील। क्या सही है? हाई क्वालिटी स्टील का उपयोग करते हैं हम। तो इसका आंसर क्या है? हाँ बिल्कुल, हाई क्वालिटी स्टील के सामग्री का उपयोग करते हैं हम वी ब्लॉक बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? वी ब्लॉक बनाने के लिए। अब लिखा है कौन सी धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है? कौन सी धातु जो है बिजली और ऊष्मा की अच्छी संवाहक है? क्या ढलवा लोहा है? क्या मृदु इस्पात है? क्या तांबा है? क्या पिटवा लोहा है? कौन सी धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है? तो इसका जो 22वें का आंसर क्या हो सकता है? क्या मृदु इस्पात हो सकता है? नहीं, मृदु इस्पात नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या है? कॉपर, तांबा। क्या है? तांबा। क्या है? तांबा। ठीक है, फिर है एल्युमिनियम के लिए विशिष्ट गुरुत्व क्या है? 23वां क्वेश्चन क्या बोलता है? एल्युमिनियम के लिए विशिष्ट गुरुत्व क्या है? पहला है 9 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? नहीं, क्यूब है। 9 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है 2.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर है 2.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर है 8.5 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2.8 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? 2.8 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किसका? एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व। फिर क्या है? धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है? धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है? एबिलिटी टू विथस्टैंड वियर एंड एब्रेशन, टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटननेस, मिलायबिलिटी। मिलायबिलिटी नहीं होता, मिलायबिलिटी क्या होता है कि पीट पीट के चौकारा करना, चारों तरफ से बराबर, चारों तरफ से बराबर नहीं होता, चारों तरफ से फैल जाता है। जैसे रोटी होती है ना, जब आटे को अपन वो करते हैं, बेलते हैं, तो चारों तरफ से फैल जाती है, वो होती है आघातवर्धीनता। होता तो आपने देखा ही है कि इसमें क्या नहीं होता है, भंगुरता, इसमें विकृति उत्पन्न नहीं होती है। तो अब बचा अपने पास टफनेस और हार्डनेस। क्या होता है टफनेस और हार्डनेस? तो 24वें का आंसर है हार्डनेस। क्या है? हार्डनेस। धातु का वह कौन सा यांत्रिक गुण है जो हथौड़ा मारने के दौरान बिना टूटे सभी दिशाओं में फैलता है? अभी अभी बताया रोटी बेलना। तो क्या है? आघातवर्धीनता। क्या है? मिलायबिलिटी। क्या है? मिलायबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये जो छिद्र हैं, ये वाले जो छिद्र हैं, ये वाले जो छिद्र हैं, ये वाले जो छिद्र हैं, इनमें हमें पता लगाना है। तो हम किसका उपयोग करेंगे? डावेल का उपयोग करेंगे, स्क्रू का उपयोग करेंगे, बोल्ट का उपयोग करेंगे, या नट का उपयोग करेंगे? तो हम इसका उपयोग क्या करेंगे? तो हम इसमें उपयोग करेंगे डॉवेल पिन का। किसका उपयोग करेंगे? डॉवेल पिन का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या है?
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है वो 5 मिनट तक की रीडिंग हमको देता है। कितने मिनट की रीडिंग देता है? 5 मिनट तक की हमको रीडिंग देता है। तो अब हमको ये देखना है कि इस डायग्राम में जो क्लॉकवाइज है उसमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या है, पाठ्यांक क्या है। तो हमको बड़े स्केल पे देखना है। 0 है, ये 0 से इधर तक गया है, तो कहाँ तक गया? क्या ये 41 और 42 है? देखिए आप देखेंगे कि जो ये 41 है, जो ये 41 है, ये जो यहाँ है, ये जो ये वाला 41 है, देखेंगे आप, ये वाला जो मैंने आपको रेड कलर में दिखाता हूँ, ये जो है, ये वाली देखेंगे आप, ये जो 0 है वो 41 और 42 के बीच में है, 41 और 42 के बीच में है ना, 41 और 42 के बीच में है, आपको दिख रहा होगा। तो 41 तो अपना डिग्री हो गया, 41 अपनी ये ऊपर वाली डिग्री हो गई। अब ये मिनट है, तो मिनट में ये देखना है कि ये जो बड़ा स्केल है, मतलब जो मेन स्केल है, और जो वर्नियर का बेवल प्रोटेक्टर का स्केल है, वो मेन स्केल में कहाँ टच हुआ है। तो आप देखोगे ये 0 है, चाहे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, 25 है, 30 है, 5-5 मिनट का है। तो आप देखोगे ये जो 50वां है, ये पूरा 60 के बाद इससे पूरा एक्यूरेट मिला है। क्या है? एक्यूरेट मिला है। देखिएगा, क्या ये 60 का एक्यूरेट मिला है? देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, देखिए थोड़ा, देखिए ये थोड़ा आगे, ये थोड़ा आगे, ये थोड़ा आगे। तो क्या हुआ? ये हमारा हुआ 41 मिनट, सॉरी 41 डिग्री 50 मिनट। क्या है? हाँ, क्या ये आंसर आया है? हाँ, ये आंसर है। तो इसका आंसर क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 41 डिग्री 50 मिनट 27वें का। क्या सही आंसर है? हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अब है गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। जो गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है? क्या निष्क्रिय आइडियल ऑपरेशन किया जाता है? क्या ड्रिलिंग का बार बार संचालन किया जाता है? क्या निरंतर मिलिंग ऑपरेशन होता है? कि ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में, गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होती है? एक ही उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, एक ही मिलिंग में बहुत, एक ही ड्रिलिंग मशीन में बहुत सारी ड्रिलिंग फिट होती हैं और उसमें विभिन्न सारे ड्रिलिंग ऑपरेशन होते रहते हैं। तो क्या हुआ? सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। क्या होता है? सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, एक के बाद एक ऑपरेशन होते रहते हैं। तो क्या है 28वें का क्या आंसर है? 28वें का आंसर है हमारा ये वाला। क्या है? क्या है? ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ठीक है। अब आते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो 30वें नंबर का क्वेश्चन, 29वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या डिस्क है? क्या डायल है? क्या ब्लेड है? क्या मुख्य पैमाना है? तो 29वें का आंसर देखेंगे। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जिसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है, उसके स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? उसके स्टॉक का अभिन्न हिस्सा है डायल। क्या है? डायल। 30वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? पहली बात, ये जो डायग्राम है, क्या ये वर्नियर माइक्रोमीटर है? क्या ये माइक्रोमीटर है? क्या ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है? क्या ये इनसाइड माइक्रोमीटर है? तो आपको बताना है माइक्रोमीटर है। अब माइक्रोमीटर तो है, पर कौन सा? तो ये आप पता लगाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक्स से चिन्हित भाग, ये जो एक्स है इसका एनविल नाम हो सकता है, स्पिंडल नाम हो सकता है, और थिम्बल नाम हो सकता है, और स्पिंडल लॉक नाम हो सकता है। तो 30वें का आंसर क्या है? 30वें का आंसर क्या है बताइए? 30वें का आंसर क्या है? 30वें का आंसर
क्या है? तीसरे का आंसर क्या है? इसका आंसर है एनविल। क्या है? एनविल। अब लिखा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है? एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट? क्या है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है? क्या 0.01 mm है? क्या 0.001 mm है? क्या 0.02 mm है? क्या 0.002 mm है? तो बताइए। इसके लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। मैं आपको इसके लिए देता हूँ 10 सेकंड का समय। ठीक है, तो हम आए क्वेश्चन की तरफ। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है? तो 31वें का आंसर हुआ 0.01 mm। डबल जीरो नहीं, 0.01 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये ड्रिल मशीन का डायग्राम बना हुआ है। इस ड्रिल मशीन में जो ये एक्स है, ये क्या काम है? इसका काम क्या है ना? इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ड्रिल चक है, फीड हैंडल है, ड्राइविंग मॉडल है और डेप्थ गेज एंड स्टॉप है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्रिल चक। ड्रिल चक का उपयोग होता है ड्रिल को पकड़ने के लिए। ड्रिल को पकड़ने के लिए, तो इसका नाम है ड्रिल चक। अब दिखाया गया चिन्ह जो है वो एक्स से चिन्हित भाग क्या है? ये तो है अपनी बीम, ये है अपना मुख्य पैमाना, ये है अपना स्क्राइबर, ये है अपना आधार, ये है अपना एडजस्टेबल स्क्रू, ये है अपना क्या बोलते हैं उसको, आ, कुछ बोलते याद नहीं आ रहा है। हो सकता है यार लिखा हो तो बताएंगे, है ना? फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो बीम हुआ, मेन स्केल हुआ, फाइन एडजस्टिंग नस्ट हुआ और फाइन एडजस्टिंग स्लाइड हुआ। तो 33वें का आंसर क्या है? 33वें का आंसर स्लाइड होगा कि नट होगा कि बीम होगा कि मुख्य स्केल होगा? तो इसका आंसर है ये जो आंसर है अपना, ये जो है जिसपे ये मुख्य बीम स्केल गई हुई है, ये है अपना स्लाइड। क्या है? स्लाइड, व्हेन एडजस्टिंग साइड। अब है 34वां क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए ड्रिलिंग मशीन का क्या नाम है? पिलर ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। गैंग ड्रिलिंग मशीन मैंने आपको बोला था बहुत सारी ड्रिल लगी होती है, इसमें तो एक ही ड्रिल लगी हुई है, तो ये नहीं है। क्या बेंच ड्रिलिंग मशीन है? क्या बेंच जैसा बना हुआ है? नहीं। रेडियल है? क्या रेडियल आर्म बनी हुई है? नहीं। तो इसका आंसर हो सकता है पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो 34वें का आंसर है पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या है 34वें का आंसर? पिलर ड्रिलिंग मशीन। ये पिलर टाइप एक है बना हुआ, तो ये क्या हुआ? पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या है? ये जो बना हुआ है पिलर टाइप बना हुआ है, तो ये क्या हुआ? पिलर ड्रिलिंग मशीन। अब आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 35वां, कि डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है? क्या लंबी स्लीव के द्वारा, क्या लंबी स्पिंडल के द्वारा, क्या समायोज्य बेस के द्वारा, क्या एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके? तो इसके लिए ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, तो हम आपको देते हैं 10 सेकेंड। हम आपको देते हैं 10 सेकेंड। सोचिए, बताइए, विचारिए, बताइए। तो इसका आंसर है एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके।
डेप्थ माइक्रोमीटर में पीछे की तरफ एक एक्सटेंशन रॉड होती है, जिसमें हम ऐसा ऐसा करेंगे तो आगे की तरफ होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर पीछे की तरफ नहीं, डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है, एक स्टॉक बना होता है, स्टॉक में एक एनुअल टाइप का लगा होता है, उसको अपन ऊपर से वो करते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता जाता है, उसकी रीडिंग उल्टी पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं 36वें नंबर के क्वेश्चन पे। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 36वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ड्रिलिंग मशीन के किस भाग का उपयोग अलग गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है? हमारा जो ड्रिलिंग मशीन है उसमें हम किस चीज का उपयोग करेंगे जिससे हमें बार बार अलग अलग गति प्राप्त हो? तो पहला है फ्लैट पुल्ली, जॉकी पुल्ली, स्टेप पुल्ली और फास्ट एंड लूज पुल्ली। अलग अलग गति निर्धारित करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेप्ड पुल्ली का। एक के ऊपर एक होती है, ऊपर 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 से तरफ नीचे, स्टेप मतलब सीढ़ियों की तरफ। सीढ़ियों की तरफ कैसे? जैसे आप देखोगे तो ऐसा एक बनी रहती है, ठीक है, फिर यहाँ एक बनी रहती है, फिर एक यहाँ बनी रहती है। तो ये अलग अलग, इस पे फिर इस पे फिर इस पे ऐसे अपनी पुल्ली ट्रांसफर होती रहती है। तो ये अपना ठीक है ना? तो ये क्या है इसका स्टेप पुल्ली। क्या है क्वेश्चन था? ड्रिलिंग मशीन के किस भाग का उपयोग अलग गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है? स्टेप्ड पुल्ली का। फिर है क्वेश्चन कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जा सकता है। भैया ड्रिलिंग मशीन के उस प्रकार की पहचान करना है जिसमें स्पिंडल का जो हेड है, स्पिंडल का हेड है वो कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जा सकता है ना? ले जाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या है? पिलर की ड्रिलिंग मशीन। दूसरा क्या है? दूसरा है गैंग ड्रिलिंग मशीन। तीसरा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन और चौथा है संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ड्रिलिंग मशीन। कौन सी? रेडियल। कौन सी? रेडियल। कौन सी? रेडियल। ठीक है, 38वां क्वेश्चन ना, चित्र में दिखाए गए इंच ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? भैया इंच में बताना है, इंच में बताना है। इसकी रीडिंग वर्नियर कैलिपर की रीडिंग, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हमको इंच में बताना है। ठीक है, इंच में बताना है। तो देखिए 38वें नंबर का उस क्वेश्चन है ना। अब इंच में हम कैसे बताएंगे? देखिए ये 0 है, ये 1 इंच यहाँ हो गया होगा, 1 इंच यहाँ होगा ना, ये 2 लिखा है तो यहाँ 1 तो हुआ होगा कहीं, 1 यहाँ लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, फिर 1 ऐसा बना होगा और 1 इतना बड़ा बना होगा, 2 के बराबर। ठीक है, ये ऐसा बना होगा। अब क्या हुआ? 1 तो 1 इंच तो हो गया। अब ये कितने खाने हैं जो इस साले से मिल रहा है? कितने खाने हैं? 9 खाने। कितने खाने हैं? 9 खाने हैं। कितने खाने हैं? 9 खाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0.009, 0.009। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये कितना है? देखिए ये 4 के बाद 0 यहाँ टच हुआ है, 4 के बाद 0 यहाँ टच हुआ है तो ये 4 भी आएगा। तो ये आ गया अपना 4। क्या आ गया अपना? 4। ठीक है, 4। और कितने खाने से टच हुआ है? यहाँ से गिनना, 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 खाने से ना, 0 के बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0.9, तो 0.9 आ गया। और ये 4 और 5 के बीच में है तो कितना हो सकता है इसका आंसर? देखना है तो 1.1
9 खाने से मिला है तो 9 ये हो गया, और 4.459 होना चाहिए, तो ये 4 और 5 है, 4 5 के बीच में 4 5, 4 4 4 पूरा पूरा है, तो ये आधा है, इसका आधा हुआ, ठीक है, तो 4 आ गया, आधे से, तो ये देखो ये 45 हो गया, अब यहाँ से 0.9 हो गया, तो कितना आ गया 459, क्या हो गया 459, क्या ये आंसर है इंचेस में? तो हाँ ये आंसर है 1.459, क्या है 1.459। कैसे आया? देखिए 1 था, 1 के बाद ये 4 और 5 के बीच में तो 45, तो ये हो गया, 1 डॉट लगा के 45 लिख लिया, 0.001 से 9 को गुणा कर दिया तो 0.009 हो गया, ठीक है, इंचेस में, क्योंकि 0.001 होता है लिस्ट काउंट, ये वर्नियर स्केल पे मुख्य स्केल, ठीक है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, विशिष्ट गुण, क्या कहा जाता है? 39वें का आंसर देखना पड़ेगा, 39वें का आंसर देखना पड़ेगा, 39वें का आंसर देखना पड़ेगा। द्रव्यमान, वस्तु में जो निहित पदार्थ होता है उसका आंसर क्या है? द्रव्यमान। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई, द्रव्यमान क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी। क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या है? शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का पीओ अपॉन पीआई का अनुपात क्या है? वर्क है, कार्य है, ऊर्जा है, मतलब वर्क है, ऊर्जा है, एनर्जी है, मतलब सॉरी इफिशियंसी है, और एक्सीलरेशन है। तो शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 740 वाट होते हैं, ये अपने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर ले दिया। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई क्या? कैलोरी है, हाँ है, डायरेक्ट ही है, वो तो लिखा ही है। जूल है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट है, तो 43वें का A2 नहीं। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल है, ऐसा इकाई क्या है? जूल है, इकाई क्या है? जूल है, 43वें का A2 जूल। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? क्वथनांक पे, गलनांक पे, फ्यूजन की गुप्त उष्मा पर, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा पर, तो 44वें का आंसर है गलनांक। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? द्रव से बनेगा गैस तो क्वथनांक, ठोस से द्रव में बनेगा तो गलनांक। सामग्री के प्रारंभिक प्रतीक को पहचानिए। कांच हो सकता है, ग्लास हो सकता है इसका आंसर, फिर भी देखते हैं क्या ऑप्शन है। लीड है, स्टील है, ग्लास है, और पोर्टलैंड है, चीनी मिट्टी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए ग्लास। किसका? 45वें का आंसर है स्टील। 45वें का क्या आंसर है? स्टील। इसका जो ये है वो स्टील है, 45वें का जो आंसर है वो है स्टील। हाँ ये कांच हो सकता है। सामग्री के प्रारंभिक प्रतीक को पहचानिए, ये कांच है, ये क्या है? कांच है, 46वें का A4। सामग्री के प्रारंभिक प्रतीक को पहचानिए। वुड नहीं हो सकती, स्टील अभी अपन ने देखा, कांच अपन ने देख ही लिया, और कंक्रीट, तो इसका अर्थ है कंक्रीट, 47वें का कंक्रीट। A4 शीट का ट्रेंड किया हुआ आकार क्या है?
A4 शीट का ट्रिम क्यू आकार 210 इंटू 297 है। 48वें का IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? ठीक है, तो 49वें का A1 ये वाला जो ड्राइंग आयाम है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें mm सेंटीमीटर लिखा नहीं है इसलिए आप उनको दिख नहीं रहा है। तो ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, 50 है, 50 है, 50 है। हाँ, इसके डायग्राम हमको साफ समझ में नहीं आ रहा। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का क्या नाम है? ये कौन सा प्रिज्म है? स्क्वायर है, पंचकोणीय है, त्रिकोणीय है, हेक्सागोनल है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? 50वें का आंसर है A4 हेक्सागोनल प्रिज्म। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ आपकी क्लासेस समाप्त होती है। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।